नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग बात करने वाले हैं आंकड़ों की, डाटा का। अब ये आंकड़े क्या हैं और ये किस प्रकार से हमारे जीवन में उपयोगी हैं, इससे क्या क्या कार्य किया जा सकता है, इनकी चर्चा आज की कक्षा में हम लोग करेंगे। बच्चों, हमारे आसपास प्रतिदिन के जीवन में आंकड़े ही आंकड़े बिखरे पड़े हैं। आप कहीं से भी उठा सकते हैं। जैसे आप जब कक्षा में आते हैं, पहली कक्षा की जब घंटी लगती है तो जो भी आपके वर्ग शिक्षक हैं सबसे पहले आपकी उपस्थिति दर्ज करते हैं। अब ये जो उपस्थिति है आपका एक प्रकार का आंकड़ा है कि आप कितने दिन में कितने दिन तक पढ़ने आए, या आप कुल कितने बच्चे हैं उसमें से आज कितने आए हैं। ऐसा यदि हम इकट्ठा कर लें, सबको एक सिरे से देखा जाए, मान के चलिए कि आपकी कक्षा में कुल 50 विद्यार्थी हैं और आपने सर से एक जानकारी प्राप्त की है कि सर सोमवार को कितने बच्चे आए थे, मंगलवार को कितने आए थे, सब तो लिखा रहता है। आइए हम लोग भी जरा उसे एकत्र करते हैं कि किस दिन कितने बच्चे आए। बच्चों, हमने माना कि किसी एक सप्ताह में कितने बच्चे आए हैं। रजिस्टर से उठाकर देखने पर ये हमने जमा किया है कि सोमवार को 45 विद्यार्थी उपस्थित थे। इस प्रकार का जो सूचना है, इन्फॉर्मेशन है, ये हमने एकत्र किया है। अब एकत्र करने के बाद ये जो पूरा बना, इसे हम लोग कह सकते हैं कि एक टेबल बन गया, एक सारणी बन गया। ये जो है आपका, ये एक सारणी हो गया, टेबल। और इस सारणी के अंदर ये जो आप देख रहे हैं आंकड़ा, सूचना, इसे हम लोग आंकड़ा या डाटा कहते हैं। ये जितना भी आप देख रहे हैं अंदर वाला, इसे हम लोग कहते हैं आंकड़ा या डाटा। सब जगह बिखरा पड़ा हुआ, आप कहीं से भी उठा सकते हैं। सॉरी, ये 40 है। अब देखिए ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, क्यों हमने ऐसी सारणी बनाई। अब ये सारणी देख करके बहुत सारी बातें पता लग सकती हैं। जैसे क्या क्या पता लगाया जा सकता है, आप बताइए। जैसे हम अगर पूछें या जानना चाहें कि कौन सा दिन है जिस दिन सबसे अधिक विद्यार्थी उपस्थित थे, तो आप आसानी से इस सारणी को देखकर उत्तर ढूंढ पाएंगे। जैसे इसी प्रकार पूछा जाए कि किस दिन सबसे कम विद्यार्थी उपस्थित रहे, आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। क्या और भी ऐसे सूचनाएं, क्या और भी ऐसी जानकारी, कोई जानकारी इस सारणी से मिल सकती है? आप खुद से दोस्तों के साथ पूछिए। जैसे हम कह दें कि ऐसे कितने दिन हैं जिस दिन 30 विद्यार्थी से अधिक उपस्थित थे, या ऐसे कितने दिन हैं जिसमें एक भी विद्यार्थी अनुपस्थित नहीं थे। तो इस प्रकार की जो बातें हैं, सूचनाएं हैं, वो इस सारणी से काफ़ी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। अतः इस प्रकार जहां भी आप सारणी देखें, उनसे कौन कौन सी सूचनाएं आपको मिल रही हैं, ये आप आपस में जरूर वार्तालाप इसके बारे में करें। और ऐसी ऐसी सारणी आप और कहां कहां देखते हैं, अगल बगल में ढूंढें। कभी कोई समाचार पत्र मिल जाए और वहाँ से भी देखें। आप अपनी किताबों को पलटिए, क्या वहाँ पर भी सारणी दिए गए हैं। दूसरे विषय का देखिए, सामाजिक अध्ययन का देखिए, विज्ञान का देखिए, अलग अलग किताबों में क्या आपको ऐसी सारणी मिलती है, क्या उसमें डाटा है। और ये क्यों है सारणी? क्योंकि इससे कई प्रकार की सूचनाएं बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाती है। यदि हम ऐसा ना करें, पूरा रजिस्टर ही खोल कर रख दें, सोमवार को अमन आया, आलोक आया, आकाश नहीं आया, इस प्रकार का यदि पूरा डाटा रहे तो वो देखने से कुछ ज़्यादा स्पष्ट नहीं होगा। लेकिन यदि उसे हम एक कलेक्ट कर लें, एक जगह पर एक सारणी के रूप में लिख दें, तो बहुत सारी बातें बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखती हैं या पता लग जाती हैं। तो आशा है आप समझे होंगे कि सारणी क्या है और डाटा क्या है। ऐसी सारणियों को आप और ढूंढिए जो आपके आम जीवन में प्रतिदिन उपयोग में आ रही है। आइए हम एक प्रकार का और सारणी बनाते हैं। जैसे आपके विद्यालय में आप क्या कीजिए कि आप बच्चों से बात कीजिए कि आपको कौन सा खेल पसंद है,
और उसका एक डाटा, एक आंकड़ा आप खुद से एकत्र करें। कोई कहेगा कबड्डी पसंद है, किसी को क्रिकेट पसंद हो सकता है, किसी को बास्केटबॉल पसंद हो सकता है। बच्चों को उसकी पसंद के अनुसार आप खेल का डाटा, आंकड़ा जमा कीजिए कि कितने बच्चों को कौन सा खेल पसंद है। तो आइए हम मानकर चल देंगे, अभी आप तो कीजिएगा ही अपने विद्यालय में, अपने दोस्तों से पूछ के लिखेंगे ही, लेकिन हम अभी एक डाटा, एक आंकड़ा मानकर चलेंगे और उसी पर आगे बढ़ेंगे। बच्चों, सहपाठियों से, विद्यार्थियों से प्राप्त सूचना के आधार पर हमने फिर से एक सारणी बनाई है। इसमें ये सूचना एकत्र किए हैं कि कौन से खेल को कितने लोग पसंद करते हैं, और इसे जहाँ रखा गया है इसे ही हम लोग सारणी या टेबल कहते हैं। और इसके अंदर जो डाले गए हैं, फीड किए गए हैं, ये हमारे आंकड़े हैं, डाटा हैं। अब ध्यान दीजिए, इस आंकड़ा को जो हमने जमा किया है तो इससे बहुत सारी बातें पता चल जाती है आपको कि फुटबॉल कितने लोग खेल रहे हैं, क्रिकेट कितने लोग खेल रहे हैं, कितने लोग पसंद कर रहे हैं। अब इसी डाटा को, ये जो 18, 22, 14, 16 हमने लिखा है, इस संख्या को इस प्रकार से ना लिख करके यदि लकीर के माध्यम से लिखें हम, तो उसे हम लोग टैली मार्क कहते हैं। जैसे इसी डाटा को ध्यान दीजिए, हमने बनाया है, एक तरफ खेल का नाम है, कौन कौन सा खेल हम लोग लिए हैं, हम लोगों ने लिया है फुटबॉल, साथ ही साथ है आपका क्रिकेट, और एक है आपका वॉलीबॉल, और एक है आपका कबड्डी। हम लोग जब ये सूचना एकत्र कर रहे थे तो एक एक प्रत्येक के पास गए थे और उससे बात किए थे कि तुम्हें फुटबॉल पसंद है या क्रिकेट या वॉलीबॉल या कबड्डी। हम गए अमन के पास, अमन ने कहा वॉलीबॉल, तो हम वॉलीबॉल के सामने लिखे अमन। फिर दूसरे के पास गए, आकांक्षा के पास गए, उसने बोला कबड्डी, तो कबड्डी के सामने लिखे आकांक्षा। इस प्रकार से जब डाटा हम बना रहे थे तो बहुत सारा नाम आ गया था, जबकि उन नामों की कोई ज़रूरत यहाँ थी नहीं। तो हम क्या करते हैं कि उसके जगह पर पूरा नाम ना लिखकर यदि लकीर खींच दिया जाए, जैसे फुटबॉल है तो 18 ना लिख करके लकीर खींचा जाए, तो उसे लकीर के द्वारा जब दिखाएंगे तो उसे हम लोग कहते हैं टैली मार्क। टैली मार्क लिखने का तरीका यह है बच्चों कि 1, 2, 3, 4 और 4 के बाद जब 5 हम लोग करते हैं तो इसको एक तिरछी लकीर के द्वारा दे देते हैं। इससे क्या होता है, ये जो पूरा एक सेट बना, ये आसानी से पता चल जाता है कि ये 5 का सेट है। उसके बाद है 6, 7, 8, 9, 10, हमें बनाना है कितना, 18, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो टैली मार्क में हम चीज़ों को कैसे लिख रहे हैं, 1 को 1 लकीर से, 2 को 2 लकीर से, 3 को 3 लकीर से, 4 को 4 लकीर से, और 5 के लिए 4 लकीर के बाद एक तिरछी लकीर। ये पूरे 5 का सेट हो गया। अब इससे भी अधिक लिखना है तो इस सेट को तो लिखेंगे ही हम लोग 5 का, और अलग से फिर 1 लगाएंगे, और इसी प्रकार ये क्रम चलता जाएगा। जैसे यहाँ 18 लिखना था तो हमने बनाया 5, 5, 10, 5, 15 और 3, 18। ठीक इसी प्रकार से यदि क्रिकेट में हमें दिखाना है 22 तो क्या करना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, कुल 4 सेट हमने बनाया। तो 5 का 20, उसके अलावे 2 और 22। ठीक इसी प्रकार से वॉलीबॉल बताइए किस प्रकार बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 10 और 4, 14। कबड्डी है आपका 16, तो 1, 2, 3, 4, 5,
5, 1 2 3 4 5 और 1, इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आप पहचान सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि उसकी संख्या कितनी है। ये जो संख्या है इसे भी आप लिख सकते हैं विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। इस प्रकार से हम लोग एक सारणी का निर्माण करते हैं जो कि कई प्रकार की सूचनाएं देता है। ये जो संख्या आप यहाँ लिख सकते हैं 18, 22, 14, 16, ये एक सारणी हो गई, ऐसी सारणी जिसमें टैली मार्क का उपयोग किया गया है। ऐसा सारणी कहीं आपको दिख जाए, इससे संबंधित यदि कुछ बात पूछा जाए तो आप आसानी से अवलोकन करके बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा खेल है जो सबसे अधिक विद्यार्थियों को पसंद है, कौन सा खेल है जो सबसे कम विद्यार्थियों को पसंद है। क्रिकेट और वॉलीबॉल में तुलनात्मक प्रश्न भी पूछा जा सकता है, या वॉलीबॉल और कबड्डी में ज़्यादा पसंद किया जाने वाला खेल कौन सा है आपके विद्यालय में। तो ऐसे बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आपको ऐसी सारणी से, ऐसे आंकड़ों का प्रयोग से आसानी से मिल जाएगा। तो हम लोगों ने अभी देखा है सारणी का निर्माण करना, और यदि बना बनाया सारणी रहे तो उससे सूचनाएं किस प्रकार ज्ञात की जाती है। अब यदि ये जो हम संख्या लिख रहे हैं इसी सारणी में, यदि संख्या ना लिख करके उसे चित्र की सहायता से दिखाया जाए, कुछ ना कुछ पिक्चर बना दिया जाए, तो फिर उसे हम लोग चित्र का आलेख कहते हैं। जैसे ये सारणी है, अब यहाँ फुटबॉल है, 18 लोग पसंद करते हैं। 18 क्या है? विद्यार्थियों की संख्या। अब 18 ना लिख करके यदि विद्यार्थी का है कोई सिंबल, कोई संकेत, कोई चित्र बना दें, तब जो हमारा सारणी बनेगा, तब जो एक आलेख बनेगा, उसे हम लोग कहते हैं चित्रालेख। आइए बात करते हैं। तो बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो सारणी में आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, इसे थोड़ा और मनोरंजक और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप चाहें तो जिस प्रकार ये लकीर का हम उपयोग कर रहे थे संख्या दिखाने के लिए, आप चाहें तो किसी संकेत का, किसी चित्र का भी उपयोग किया जा सकता है। और यदि चित्र का आप उपयोग करेंगे तो वह जो आलेख बनेगा, वह जो सारणी बनेगी, उसे फिर हम लोग चित्रालेख या पिक्टोग्राफ के नाम से जानते हैं। जैसे आइए इसी पर चर्चा हम लोग करते हैं। एक तरफ है खेल और एक तरफ है विद्यार्थियों की संख्या। तो ध्यान दीजिए, यदि हम यहाँ नोट कर दें खेल और एक तरफ है हमारी विद्यार्थियों की संख्या, तो सबसे पहला खेल है हमारा फुटबॉल। और फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या है 18। अब 18 संकेत या चित्र बनाना होगा, 22 में 22 संकेत या चित्र बनाना होगा, तो थोड़ा बड़ा प्रोसेस है। तो आप चाहें तो उसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। आपको यहाँ मान कर चलना पड़ेगा कि एक चित्र हमारे 2 विद्यार्थी के बराबर है या 4 के बराबर है, ऐसा जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा चित्र भी ना बनाना पड़े, सही जगह पर आसानी से अट जाए, वो दिख जाए। जैसे हम यहाँ पर यदि एक चित्र बराबर 2 विद्यार्थी लेते हैं तो 18 विद्यार्थी के लिए हमको कितने चित्र बनाना पड़ेगा? 9 चित्र बनाना पड़ेगा। आइए छोटे छोटे बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इस प्रकार देखिए। फुटबॉल के बाद है हमारा क्रिकेट, और क्रिकेट पसंद करने वाले बच्चों की संख्या है 22। अब जब एक बार हमने मान लिया है, एक पैमाना ले लिया है, फिक्स कर लिया कि एक आकृति का मतलब, एक संकेत का मतलब 2 है, अब वही सबके लिए चलेगा। इस पूरी स्थिति में बदल नहीं सकते हैं। तो 22 के लिए हमें कितना बनाना पड़ेगा? 11 संकेत। तो आइए बनाते हैं। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक इसी प्रकार से अगला खेल है हमारा वॉलीबॉल, और वॉलीबॉल में संख्या है 14। तो आपको बनाने पड़ेंगे 7 आकृतियां, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अगला है अपना कबड्डी। कबड्डी, और कबड्डी में संख्या है हमारा 16। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इस प्रकार से हमने जो आलेख बनाया, डाटा यही है। इसी चीज को कुछ ऐसा बनाया कि चित्र में दिखाया। तो यहाँ देखिए, अब चित्र देखकर और भी ज्यादा आसानी से समझ में आती है कि कौन सबसे अधिक है और कौन सबसे कम है, काफी आसानी से। साथ ही साथ आपने जो पैमाना लिया है, किसी एक आंकड़ा दर्शाने के लिए सब जगह पैमाना उतना ही रहेगा। और यहाँ हमने पैमाना क्या लिया है, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि हमने पैमाना क्या लिया है, दिखाना पड़ेगा कि एक चित्र जो है, एक संकेत जो है वो बराबर है 2 विद्यार्थियों के, 2 विद्यार्थी। तो इस प्रकार से आप आसानी से चित्रालेख के द्वारा किसी भी आंकड़े को दर्शा सकते हैं। या कहीं यदि चित्रालेख बना हुआ है तो उसे देखकर आप आंकड़ा से संबंधित बहुत प्रकार की सूचनाएं ज्ञात भी कर सकते हैं। संकेत कैसा होगा, आपको जिस प्रकार का इच्छा हो उस प्रकार का संकेत आप खुद से गढ़िए, खुद से बनाइए, जो आसान भी हो और देखने में अच्छा भी लगे। प्यारे बच्चों, आपके सामने एक पिक्टोग्राफ है, एक चित्रालेख बना हुआ है। अब इस चित्रालेख का अवलोकन करना है और हमें कई प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देना है। इसे जरा ध्यान से देखिए कि ये क्या कह रहा है। इस चित्रालेख में वस्तुतः प्रत्येक दिन बार के हिसाब से बिक्री हुए कलमों की संख्या को दिखाया गया है। अर्थात ये किसी दुकान का हिसाब किताब है। किसी दुकान में सोमवार को कितनी कलमें बिकी, मंगल को कितने कलम बिके, ये पूरे एक सप्ताह का डाटा, आंकड़ा आपको दिया गया है। किस प्रकार के आलेख में, चित्र के आलेख में, चित्र के रूप में देखिए बना हुआ है। और पैमाना इसका क्या है, ये जरा ध्यान देना होगा। पैमाना है कि एक यदि चित्र बना हुआ है तो एक चित्र का मतलब है बच्चों 3 कलम। तो जरा ध्यान दीजिए, यदि हमसे पूछा जाए कि पहला प्रश्न कि सोमवार को कुल कितने कलमों की बिक्री हुई, क्या बिक्री हुई, ये एक प्रश्न है। अब आप खुद से ढूंढिए, आइए हम लोग पता करते हैं मिलके। सोमवार को, तो सोमवार पर चलेंगे और सोमवार पर यदि आप देखें तो चित्र की संख्या है 1, 2, 3, 4 और 5। और यहाँ दिया गया है पैमाना में कि एक चित्र का मतलब 3 कलम और चित्रों की संख्या है कितनी, 5। तो कुल कलमों की संख्या जो बिक्री हुई वो कितना हो गया, 5 × 3 मतलब 15 कलमों की बिक्री हुई है। ये जो पिक्टोग्राफ है ये हमको इस प्रकार की सूचना दे रहा है। सोमवार क्या, किसी भी दिन का यदि पूछा जाएगा तो इस प्रकार का आप डाटा आसानी से ज्ञात करके दे सकते हैं। जैसे और भी कैसी सूचनाएं मांगी जा सकती हैं, कैसे प्रश्न इससे बन सकते हैं। जैसे हम पूछा जाए कि कौन से दिन को सबसे कम कलम बिका, सबसे कम कलम की बिक्री हुई, की बिक्री हुई। अब जरा बताइए, खुद से ढूंढ के बताइए कौन सा ऐसा दिन है जिसमें सबसे कम कलम बिका है। देख लीजिए, आप एक बार यदि सरसरी निगाह डालेंगे आंकड़ों पर
तो आसानी से उत्तर आपको मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक ढूंढ रहे हैं आप। वो दिन कौन सा है बच्चों? बृहस्पतिवार, क्योंकि देखिए बृहस्पति के सामने मात्र 3 चित्र बने हैं और 3 चित्र का मतलब है मात्र 9 कलमों की बिक्री हुई है। तो आपने इसका भी उत्तर ढूंढ लिया और उत्तर हो गया बृहस्पतिवार। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आप खुद से बना सकते हैं। आप ऐसा पिक्टोग्राफ लीजिए और बच्चों के सामने खुद से नए नए प्रश्न कि क्या क्या डाटा इससे मिल सकता है। कौन सा ऐसा दिन है, कौन कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन 10 कलम से अधिक की बिक्री हुई है, 10 कलम से कम की बिक्री हुई है। बहुत सारा प्रश्न। कौन सा दिन है जिस दिन सबसे ज़्यादा कलम की बिक्री हुई, कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यदि हम इसमें कह दें कि यदि एक कलम का मूल्य 7 रुपया है तो शनिवार को कितने मूल्य या मूल्यों के कलम बेचे गए। ये देखिए बहुत सा ऐसे प्रश्न आप खुद से तैयार कर सकते हैं। आइए हम लोग ढूंढते हैं। कह रहा है कि एक कलम का मूल्य दिया गया है 7 रुपया, तो शनिवार को, आइए शनिवार पर डाटा में शनिवार को कितने पैसे के कलम बेचे गए। तो आप देखिए शनिवार के सामने पिक्टोग्राफ कह रहा है 1 2 3 4 चित्र, और 4 चित्र का मतलब कितने कलम बेचे गए। कलमों की संख्या पहले निकालिए जितने बेचे गए। कलमों की संख्या हो गई आपको, चित्र हैं 4 और एक चित्र का मतलब, एक संकेत का मतलब पैमाना दिया गया है 3 कलम, मतलब हो गए कुल कितने 12 कलम। अर्थात शनिवार को 12 कलमों की बिक्री हुई। अब पूछता है कितने मूल्य के बेचे गए, कितना कीमत हुआ उसका। तो यदि हम मूल्य की बात करें तो देखिए बच्चों मूल्य दिया गया है कि एक कलम का मूल्य है कितना 7 रुपया और कलम बेचे गए 12, मतलब 12 गुना 7 कितने रुपए के हो गए 40 रुपए के। इस प्रकार की बहुत सारी सूचनाएं इन आंकड़ों की सहायता से, पिक्टोग्राफ की सहायता से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो 2 प्रकार की बातें हमने जानी, एक तो चित्रालेख बनाना और दूसरा यदि चित्रालेख बना हुआ है तो उससे किसी सूचना को कैसे हम लोग ग्रहण करते हैं। ऐसा बहुत सारा चित्रालेख आपको मिलेगा पाठ्यपुस्तक में। साथ ही साथ ऐसे चित्रालेख आप अखबारों में, किताबों में ढूंढें और हो सके तो उसे एकत्र करें और एकत्र करने के बाद उससे विभिन्न प्रकार की सूचनाएं आप निकालें। अपने दोस्तों से पूछें कि इस चित्रालेख से क्या क्या बात पता चलती है। प्यारे बच्चों, आंकड़ों को जब भी हम लोग आलेख में दिखाते हैं तो जो पैमाना ले रहे हैं इसका हमेशा विशेष ध्यान रखेंगे और इसे कैसे लिया जाए इसके लिए कुछ बातों का आपको ध्यान देना है। जैसे जो भी डाटा है उसका सबसे न्यूनतम मान क्या है, उसका अधिकतम मान क्या है। जाहिर सी बात है कि आपको डाटा वहाँ से लेके वहाँ तक दिखाना है तो पैमाना लेने में ज़रूरत पड़ेगी इसको, कि कम से कम आप ऐसा लीजिए कुछ पैमाना कि काफ़ी आसानी से अपने ही कॉपी पर दिखाया जा सके। अब जैसे हमें दिखानी है बिहार की जनसंख्या, गुजरात की जनसंख्या, मध्य प्रदेश की जनसंख्या, कई राज्यों की जनसंख्या को हमें पिक्टोग्राफ के द्वारा दिखाना है। अब समझिए बिहार की जनसंख्या 12 करोड़ मान लिया जाए, तो क्या 12 करोड़ चित्र बना पाना संभव है? बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी के लिए पैमाना लेते हैं। अब पैमाना भी ऐसा लेना है कि उससे जितने भी आंकड़े हैं सबको आसानी से दिखाया जा सके, बहुत ज़्यादा चित्र भी ना बनाना पड़े एवं आंकड़े भी बिल्कुल स्पष्ट हो जाएं। कम से कम चित्र में सभी आंकड़े स्पष्ट हो जाएं। जैसे हमारे पास कुछ डाटा है, हमारे पास डाटा लिया गया है 90 है, 30 है, 75 है, 105, ये कुछ आंकड़े हैं। अब इसके लिए हमें पिक्टोग्राफ बनाना है
तो आप सोचिए कि पैमाना क्या लें, एक चित्र बराबर कितना लें कि इन सभी आंकड़ों को आसानी से दिखाया जा सके। ऐसी बातों के लिए आप ये ध्यान रखेंगे, आपको एक ऐसा संख्या ढूंढें जो इन सबको काट देता हो, तो काफ़ी आसान हो जाएगा। अर्थात इसके मासा की हम बात कर रहे हैं, HCF की बात कर रहे हैं। ढूंढने का प्रयास कीजिए। जैसे हम देख पा रहे हैं कि यदि 15 एक ऐसी संख्या है जिससे सभी विभाजित हो जाती हैं, तो यदि हम एक संकेत, जैसा भी संकेत बनाएं, उसके बराबर में 15 मान ले आंकड़े को, तो 90 के लिए हमें कितने संकेत बनाना पड़ेंगे? 6। 30 के लिए कितना संकेत बनाना पड़ेगा? 2। 75 के लिए कितना संकेत बनाना पड़ेगा? 5। और 105 के लिए कितने संकेत बनाने पड़ेंगे? 7। अब देखिए 6, 2, 5, 7 संकेत बनाना काफ़ी आसान है और हम सभी डाटा को दिखा भी पा रहे हैं। अगर हम इसके जगह पर 15 के जगह पर दूसरा 20 मान लेते, तो आप देखिए 20 से ये पूर्णतः विभाजित नहीं होता, तो हर बार संकेत को हमें काट कूट कर दिखाना पड़ता। तो जब भी आप पिक्टोग्राफ या कोई भी ग्राफ बना रहे हों, तो हमेशा ध्यान रखें कि पैमाना कितना लिया जाए। इतना लिया जाए कि हमारे पेज में ही आंकड़ा आ जाए, साथ ही साथ सभी आंकड़े अच्छी तरह विभाजित हो जाएं, ताकि देखने में आपको सुंदर लगेगा। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने कई प्रकार के आंकड़ों को सीखा। आंकड़े का सारणीबद्ध करना, सारणी में यदि दिया गया है तो उससे सूचना कैसे निकालते हैं, चित्रलेख में कैसे दिखाते हैं, चित्रालेख में यदि दिया गया है तो उससे सूचनाएं कैसे प्राप्त करते हैं। अभी हमें और आगे दंड आरेख पढ़ना है, बार ग्राफ पढ़ना है, उसकी चर्चा हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। तब तक आप क्या कीजिएगा, जितनी बातें आपको बताई गई है इससे संबंधित जितने भी अभ्यास के प्रश्न हैं, उन अभ्यास के प्रश्नों को आप पाठ्य पुस्तक से बना जाइए। हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा में और नई जानकारी के साथ, जिसमें हम लोग सीखेंगे दंड आरेख के बारे में। आशा है आपको आंकड़ों का प्रयोग करना कुछ तो जरूर आया होगा। तो आप खूब अभ्यास करते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं और नई सूचनाओं के साथ नई कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।